नमस्कार, कोर्ट्स दिस वीक में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में हम अगले आधे घंटे आपको इस हफ्ते की कोर्ट से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। कोरोना से निपटने के लिए और उसका प्रसार रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने वाले कोर्ट स्टाफ या वकीलों के स्टाफ या संयोजन एजेंसी के स्टाफ में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें RT-PCR टेस्ट कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना रोकथाम के लिए जारी नए सर्कुलर में ये भी कहा है कि जिन लोगों को जुकाम, बुखार, शरीर दर्द, डायरिया या स्वाद और महक का एहसास जिनका चला गया है, इन लक्षणों वाले लोग सुप्रीम कोर्ट न आए और तत्काल स्वयं को घर में ही आइसोलेट करें और डॉक्टरों की सलाह लें। इसमें कोई स्टाफ भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 मामलों के अचानक बढ़ने और रजिस्ट्री कर्मचारियों, अभिवक्ताओं और उनके कर्मचारियों आदि सहित लोगों के सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रवेश करने से संबंध में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अतिरिक्त दिशा निर्देश मौजूदा प्रोटोकॉल के अलावा शीर्ष अदालत के रजिस्ट्री द्वारा जारी परिपत्र के माध्यम से जारी रहेंगे। आइए एक नजर डालते हैं दिशा निर्देशों पर। सुप्रीम कोर्ट आने वाले सभी लोग जैसे रजिस्ट्री स्टाफ, संबंधित एजेंसियों के स्टाफ, वकील और उनके स्टाफ एहतियाती में अगर बीमारी का कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें RT-PCR टेस्ट कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आने वाले सभी जजों, कर्मचारियों, वकीलों के स्टाफ को कोविड टेस्ट कराकर ही दाखिल होना होगा। सभी नियंत्रण अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका स्टाफ मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन करे और बार बार हाथ धोए या सैनिटाइज करे। अगर किसी व्यक्ति को बुखार, खांसी, बदन दर्द, दस्त या सूंघने की शक्ति चले जाने जैसे लक्षण हैं, तो उन्हें परिसर में आने से बचना चाहिए और तुरंत आइसोलेट होकर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कैंपस में कोई भी भीड़ या जमावड़ा नहीं होगा और आम इलाकों में आवाजाही केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही होना चाहिए और न्यूनतम समय के भीतर पूरी की जानी चाहिए। लिफ्ट का उपयोग एक बार में 3 से अधिक व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और केवल ऊपर की तरफ जाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। नीचे आने के लिए सीढ़ियों का उपयोग किया जाना चाहिए। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के 44 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से वर्चुअल हो गया। सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट सुनवाई कर रहा है और किसी भी तरह से फिजिकल मेंशनिंग या शारीरिक रूप से उपस्थिति आदि बंद कर दी गई है। इतना ही नहीं, न्यायाधीश भी कोर्ट आने के बजाय घर से ही मुकदमों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। इस मामले पर कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि कोर्ट ने राज्यों में प्रवासी बच्चों और प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की संख्या का डेटा देने को कहा है। अदालत ने कहा है कि प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को मिलने वाले लाभों से संबंधित डेटा प्रदान करें। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के हित के लिए पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे राज्य में प्रवासी बच्चों और प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की संख्या के साथ साथ उन्हें मिलने वाले लाभों से संबंधित डेटा प्रदान करें। CJI S.A. बोबडे, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने चाइल्ड राइट्स ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21, 21A, 39 और 47 के तहत प्रवासी बच्चों और प्रवासी परिवारों के बच्चों के मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है। गैर सरकारी संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जैना कोठारी ने पीठ से अनुरोध किया कि वे न केवल जवाब के निर्देश दें, बल्कि राज्यों से प्रवासी बच्चों की संख्या प्रदान करने का अनुरोध करें। साथ ही उन्हें राज्य द्वारा दिए गए लाभों के बारे में भी बताएं। न्यायालय ने फिर राज्यों को संख्या प्रदान करने के साथ साथ उन राज्यों में बच्चों पर स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया
तमिलनाडु राज्य पहले ही अपना जवाब दाखिल कर चुका है। अधिवक्ता रुखसाना चौधरी द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि पिछले साल घोषित राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण शहरों से लाखों प्रवासियों का पलायन हुआ था, जबकि प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए उपाय किए गए थे, लेकिन प्रवासी बच्चों पर लॉकडाउन के प्रभाव को अधिकारियों द्वारा संबोधित नहीं किया गया था। ये कहते हुए प्रवासियों के बच्चों और प्रवासी बच्चे अदृश्य और कमजोर है। दलीलों में कहा गया है कि उन्हें स्वास्थ्य सेवा और उचित पोषण शिक्षा तक पहुंच से वंचित रखा गया है और इसीलिए अस्थायी रूप से गंदगी वाले क्षेत्रों और परीक्षण वाली स्थितियों में रहते हैं। प्रवासी बच्चों पर असंतोषजनक और भेदभावपूर्ण प्रभाव का हवाला देते हुए जिन्होंने उनकी कमजोरियों को अस्थायी रूप से बढ़ा दिया है। ये याचिका प्रवासी बच्चों के खतरनाक रहने की स्थिति, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य आवश्यकताओं, शिक्षा और सुरक्षा के संबंध में चिंता के 5 क्षेत्रों को सामने लाती है। उपरोक्त के प्रकाश में याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोविड-19 महामारी के मद्देनजर और प्रवासी परिवारों के बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश पारित करने का अनुरोध किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस केसों में शीघ्र ट्रायल के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि एक ही लेन देन से उत्पन्न कई मामलों के लिए एक ही ट्रायल की मंजूरी के लिए एनआई अधिनियम को संशोधित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक अनादर के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। निर्देश इस प्रकार हैं। उच्च न्यायालय मुकदमे की सुनवाई के लिए समरी ट्रायल को समन ट्रायल में रूपांतरण के संबंध में मजिस्ट्रेटों को अभ्यास निर्देश जारी करेंगे। मजिस्ट्रेट न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे रहने वाले अभियुक्त को समन जारी करने से पहले धारा 202 सीआरपीसी के तहत जांच करेंगे। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच के लिए शपथ पत्र साक्ष्य की अनुमति है। सीआरपीसी के तहत रोक के बावजूद एक ही लेन देन से उत्पन्न होने वाले कई मामलों के लिए एक ही ट्रायल की अनुमति देने के लिए एनआई अधिनियम के लिए उपयुक्त संशोधन की सिफारिश की गई। उच्च न्यायालय एक ही लेन देन से निकले अन्य मामलों में एक मामले में ही अभियुक्तों के खिलाफ समन की सेवा को अन्य मामलों में भी सेवा समझने के लिए मजिस्ट्रेट को अभ्यास निर्देश जारी करेंगे। मजिस्ट्रेटों के पास समन के मुद्दे पर पुनर्विचार करने या वापस लेने की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है। एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही के लिए धारा 258 सीआरपीसी लागू नहीं है। समन को वापस बुलाने और फिर से जांचने के लिए मजिस्ट्रेट को सशक्त बनाने के लिए उपयुक्त संशोधनों की सिफारिश की गई। यह आदेश प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की पीठ ने जारी किया है। कोर्ट ने इन निर्देशों को पारित किया, जिसमें एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, R बसंत और अधिवक्ता के परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट में की गई कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया गया। पिछले साल 7 मार्च को CJI बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने धारा 138 एनआई अधिनियम के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए तरीकों को विकसित करने के लिए स्वतः संज्ञान मामला दर्ज किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, R बसंत और अधिवक्ता के परमेश्वर को मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया। उन्होंने उच्च न्यायालयों और राज्यों से परामर्श के बाद एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ब्यूरो रिपोर्ट। कोयला घोटाला मामले के सिलसिले में नए विशेष सरकारी वकीलों के चयन पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व ASG मनिंदर सिंह और वकील राजेश बत्रा विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया है और इससे पहले वकील वरिष्ठ अधिवक्ता RS चीमा कोल मामले में स्पेशल वकील का कार्यभार देख रहे थे। दरअसल वरिष्ठ वकील RS चीमा को 2004 में सुप्रीम कोर्ट में APP नियुक्त किया था। उन्होंने अपनी अधिक उम्र और उनकी सहायता करने वाले कानूनी अधिकारियों की कमी का जिक्र करते हुए उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त करने का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से किया था। उच्चतम न्यायालय ने कोयला घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय या ED द्वारा दर्ज मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह और अधिवक्ता राजेश बत्रा को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। वे वर्तमान SPP वरिष्ठ अधिवक्ता RS चीमा का स्थान लेंगे, जिन्होंने भूमिका से मुक्त होने की इच्छा व्यक्त की थी। प्रधान न्यायाधीश SA बोबडे और जस्टिस AS बोपन्ना और V रामासुब्रमण्यम के खंडपीठ ने 12 अप्रैल को इस आशय का एक आदेश पारित किया।
हालांकि व्यक्तियों के नाम पर कोई आम सहमति नहीं थी, लेकिन सभी पक्षों में उपस्थित वकील ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि इस न्यायालय को एक अनुभवी ट्रायल कोर्ट वकील और एक वरिष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त करना चाहिए ताकि वह उसका मार्गदर्शन कर सके और कार्यवाही संचालित कर सके। कोर्ट ने कहा कि मानदंडों को ध्यान में रखते हुए हम आर.एस. चीमा के स्थान पर विशेष लोक अभियोजक के रूप में मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और राजेश बत्रा अधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। अदालत ने कहा कि नए नियुक्त एसपी की कार्यभार संभालने के बाद चीमा अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाएंगे। इससे पहले अदालत ने कहा कि उनके पास वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश टमता और अधिवक्ता डीपी सिंह के नाम थे। हालांकि केंद्र सरकार ने सिंह और ट्रायल कोर्ट के वकील राजेश बत्रा के नाम प्रस्तावित किए थे। निवर्तमान एसपीपी चीमा ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 2 न्यायिक अधिकारियों अरुण भारद्वाज और संजय बंसल को 2014 से लंबित सनसनीखेज कोयला घोटाले मामले की सुनवाई के लिए सोमवार को विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया था। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर कोयला घोटाले से जुड़े करीब 40 मामलों की सुनवाई कर रहे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने शीर्ष अदालत को पत्र लिखा था कि पराशर के स्थान पर किसी अन्य उपयुक्त पीठासीन न्यायिक अधिकारी को नामित करने या नियुक्त करने की अनुमति दी जाए। शीर्ष अदालत ने इस पत्र का संज्ञान लेकर पराशर की जगह 2 न्यायाधीशों को नियुक्त किया। शीर्ष अदालत ने 2014 में अधिवक्ता ML शर्मा और NGO कॉमन कॉज द्वारा दायर जनहित याचिका के आधार पर 1993 से 2010 के बीच केंद्र द्वारा आवंटित 214 कोयला ब्लॉकों को रद्द कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक युद्धपोत INS विराट को तोड़ने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसकी तोड़फोड़ पर लगाई गई रोक भी हटा ली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि INS विराट को बाकायदा कानूनी तरीके से केंद्र सरकार से खरीदा गया था। CJI जस्टिस SA बोबडे ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में देरी से अदालत आए हैं, जबकि पहले ही युद्धपोत को 40% तोड़ा जा चुका है। कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक युद्धपोत INS विराट को तोड़ने की इजाजत दे दी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि वो ऐतिहासिक युद्धपोत INS विराट के तोड़ने पर लगाई गई रोक हटा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की याचिकाकर्ता कंपनी को पर्यवेक्षण रिपोर्ट पर गौर करने को कहा था। CJI SA बोबडे ने कहा था कि अब जहाज एक निजी संपत्ति है और इसे 40% तोड़ा जा चुका है। ऐसे में इसे युद्धपोत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वहीं विराट को खरीदने वाली कंपनी की ओर से ये कहा गया था कि विराट को पहले ही 40% तोड़ा जा चुका है और इससे पहले 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना से हटाए गए ऐतिहासिक युद्धपोत INS विराट को तोड़ने पर रोक लगा दी थी और उसके खरीदार को नोटिस जारी किया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि एक ग्रुप भविष्य के लिए इसे संरक्षित करना चाहता है और खरीदार को 100 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है, जबकि खरीदार ने इसे कबाड़ बनाने के लिए खरीदा है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इसे तोड़ने से अच्छा है कि उसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI SA बोबडे ने याचिकाकर्ता के पक्ष में टिप्पणी की कि हम आपकी राष्ट्रीयता की भावना के साथ हैं, लेकिन विमानवाही पोत का 40% से ज्यादा हिस्सा तो तोड़ा जा चुका है, लिहाजा हम इसके तोड़े जाने की प्रक्रिया पर लगाया स्टे ऑर्डर वापस ले रहे हैं। विमान वाहक पोत विराट को 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। साल 2017 में इसे नौसेना से हटा दिया गया था और जिसे बाद में एक ग्रुप ने इसी साल नीलामी में यानी कि 38 करोड़ 54 लाख रुपए में खरीद लिया। भारतीय समुद्री विरासत के प्रतीक इस युद्धपोत को गुजरात के अलंग जहाज तोड़ने वाले यार्ड में पहुंचाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नम्बी नारायणन को 1994 के फर्जी जासूसी में फंसाने वाले जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ CBI जांच का आदेश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। 3 महीने के अंदर CBI को अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी है।
इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन से जुड़े 1994 जासूसी मामले में गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा दाखिल रिपोर्ट पर विचार करने संबंधी केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र की अर्जी और शीर्ष अदालत के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश DK जैन की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय पैनल की रिपोर्ट पर विचार किया और CBI जाँच के आदेश दिए। केंद्र ने 5 अप्रैल को न्यायालय में अर्जी देकर मामले को राष्ट्रीय मुद्दा बताते हुए पैनल की रिपोर्ट पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जासूसी केस में नबी नारायण को फंसाने वाले जिम्मेदार अफसरों की चूक और कमीशन के कृत्यों की जांच के लिए कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया कि जैन कमेटी रिपोर्ट की शुरुआती जांच रिपोर्ट मानते हुए इस मामले की जांच की जाए। रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने CBI को 3 महीने का समय दिया है, यानी 3 महीने के भीतर CBI को अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी है। न्यायालय ने 14 सितंबर 2018 को पैनल का गठन करते हुए केरल सरकार से मुआवजे के रूप में वैज्ञानिक को 50 लाख रुपए देने के निर्देश दिए थे, क्योंकि नाम्बी नारायणन को बहुत अपमान का सामना करना पड़ा था। पैनल का गठन करते हुए न्यायालय ने गलती करने वाले उन अधिकारियों के खिलाफ उचित कदम उठाने का निर्देश दिया था, जिनके कारण नारायणन को उत्पीड़न और बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। न्यायालय ने केंद्र और केरल सरकार से पैनल में एक सदस्य नियुक्त करने को भी कहा था। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले एरोस्पेस इंजीनियर नम्बी नारायणन इसरो के साइरोजोनिक्स विभाग के प्रमुख थे, जब वो एक जासूसी कांड में फंसे। नवंबर 1994 में नम्बी नारायणन पर आरोप लगा था कि उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े कुछ गोपनीय सूचनाएं विदेशी एजेंटों से साझा की थी। नम्बी नारायणन को 1994 में केरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वह स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने में लगे थे। उन पर स्वदेशी तकनीक विदेशियों को बेचने का आरोप लगाया गया। बाद में CBI जांच में ये पूरा मामला झूठा निकला। 1998 में खुद के बेदाग साबित होने के बाद नारायणन ने उन्हें फंसाने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। इस मामले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही उन्हें जासूसी के झूठे आरोप में फंसाने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार के लिए पूर्व जज जस्टिस DK जैन को नियुक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट। नई दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले में जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि खालिद को सिर्फ इस बात के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता कि हिंसा में शामिल रहे लोगों की पहचान बाकी है या उन्हें गिरफ्तार किया जाना है। कोर्ट ने उमर खालिद को आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की शर्त पर जमानत दी है। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत मिल गई। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को खजूरी खास में दर्ज FIR के मामले में जमानत दी। कोरोना के चलते कोर्ट ने जमानत की एक शर्त ये भी रखी है कि उमर खालिद को फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखना होगा। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को दिल्ली दंगों को लेकर खजूरी खास FIR से संबंधित मामले में जमानत दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने उमर खालिद को 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने उमर खालिद को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी, जिसमें कहा गया कि वो कोर्ट में होने वाली हर तारीख पर पेश होगा, साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा और समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करेगा। उमर खालिद को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वो खजूरी खास के SHO को अपना मोबाइल नंबर देगा और हर वक्त मोबाइल नंबर को ऑन रखेगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि वो अपने मोबाइल नंबर पर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके रखेगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने आदेश में कहा, खालिद घटना के दिन वारदात स्थल से जुड़े किसी CCTV फुटेज या वायरल वीडियो में नजर नहीं आ रहा है। मौके पर मौजूद रहने के तौर पर वादी की शिनाख्त किसी सरकारी गवाह या पुलिस के गवाह के जरिए नहीं हो पाई है। अदालत ने कहा कि यहां तक कि वादी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR घटना के दिन वारदात स्थल पर नहीं पाई गई। अदालत ने कहा कि वादी को महज उसके खुद के बयान के आधार पर इस विषय में संलिप्त कर दिया गया। कोर्ट ने अभियोजन की ये दलील भी खारिज कर दी कि आरोपी उमर खालिद मोबाइल फोन पर सह आरोपियों ताहिर हुसैन और खालिद सैफी के लगातार संपर्क में था। उमर खालिद से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए जज ने यह भी कहा कि उसे सिर्फ इसलिए अनिश्चितकाल तक के लिए जेल में नहीं रख सकते क्योंकि कुछ लोग जो कि दंगे की भीड़ का हिस्सा रहे, उनकी पहचान हो गई या फिर वो पकड़े गए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल संग्राम सिंह के बयान पर FIR दर्ज की गई थी। हालांकि खालिद को इस मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन JNU के इस पूर्व छात्र को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। दरअसल खालिद कुछ अन्य मामलों में भी आरोपी है।
जिनमें एक मामला गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश का है। जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम या यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया है। उमर खालिद पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का, दंगा भड़काने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हवलदार दीपक दहिया पर सरेआम पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान की जमानत अर्जी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को खारिज कर दिया। जमानत अर्जी खारिज होते हुए उच्च न्यायालय ने दिल्ली की आपको बता दें कि निचली अदालत के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें शाहरुख को जमानत देने से इनकार किया गया था। दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस पर बंदूक तानने वाला आरोपी शाहरुख पठान को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल 9 अप्रैल को दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शाहरुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज की थी, यानी वो अब सलाखों के पीछे ही रहेगा। निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती देते हुए शाहरुख ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी थी कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है, अब आगे मामले की सुनवाई में और वक्त लगेगा। ऐसे में उसे जेल में रखने का औचित्य नहीं है। शाहरुख पठान ने दलील दी थी कि उसको जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं पुलिस ने जमानत याचिका पर विरोध करते हुए कहा था कि शाहरुख पर लगे आरोप गंभीर हैं और उसने दंगा भड़काने में अहम भूमिका निभाई है। पीठ ने कहा था कि यदि आप कानून हाथ में लेते हैं और हीरो बनते हैं तो आपको कानून का सामना भी करना पड़ेगा। आपकी मंशा हीरो बनने की थी, इसलिए आपके पक्ष में अदालत निर्णय नहीं ले सकती। अतिरिक्त सरकारी वकील अमित चड्ढा ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका के विरोध में कहा था कि पुलिस को 2 और सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें वो पिस्तौल से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है और पूरे देश ने जो कुछ देखा वो पर्याप्त सबूत हैं। जो खुलेआम पुलिस पर पिस्तौल तान सकता है, उसके प्रति दया किस आधार पर दिखाई जाए। पुलिस ने ये भी आरोप लगाया था कि शाहरुख न सिर्फ दंगे में शामिल रहा, बल्कि कानून व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मी पर गोली चलाकर उसकी हत्या करने का भी प्रयास किया। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले पिछले साल जून में भी शाहरुख ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। उसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि आरोपी ने खुलेआम पिस्तौल तानकर हीरो बनने के लिए कानून हाथ में लिया, अब उसे कानून का सामना भी करना पड़ेगा। इसके बाद शाहरुख के वकील ने जमानत याचिका वापस ले ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर मंगलवार को रिटायर हो गए। उन्होंने अपने विदाई भाषण में कहा कि समाज को सभ्य बनाए रखने के लिए एक मजबूत न्यायपालिका की आवश्यकता है। भारत को और अधिक सभ्य बनाने के लिए न्यायपालिका को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्य न्यायाधीश माथुर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विदाई समारोह में कहा कि हम एक प्रतिष्ठित और सम्मानित संस्थान का हिस्सा है। लाखों भारतीय हम पर विश्वास जताते हैं। ये केवल न्यायपालिका है जो संवैधानिक नैतिकता के लिए मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है। ये न्यायपालिका है जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर मंगलवार को रिटायर हो गए। जस्टिस गोविंद माथुर ने विदाई भाषण में कहा कि समाज को सभ्य बनाए रखने के लिए एक मजबूत न्यायपालिका की आवश्यकता है। हम एक प्रतिष्ठित और सम्मानित संस्थान का हिस्सा हैं। लाखों भारतीय हम पर विश्वास जताते हैं। ये केवल न्यायपालिका है जो संवैधानिक नैतिकता के लिए मजबूती से खड़ा हो सकता है। ये न्यायपालिका है जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करती है। न्याय का वाहक होने के नाते ये भारत को हर जीवित व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी जगह बनाने का सबसे प्रभावी उपकरण हो सकता है। लगभग 30 मिनट के भाषण में चीफ जस्टिस माथुर ने संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक नैतिकता पर चर्चा की। चीफ जस्टिस माथुर ने कहा कि हमारा संविधान हमारे बहुवर्गीय समाज के हर वर्ग का ख्याल रखता है। स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को कानून को छोड़कर हर प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। जस्टिस गोविंद माथुर ने राजस्थान हाईकोर्ट में कानून की प्रैक्टिस शुरू की थी। उन्हें 2 सितंबर 2004 को राजस्थान हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 29 मई 2006 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्हें 21 नवंबर 2017 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। 24 अक्टूबर 2018 को सबसे वरिष्ठ जज होने के नाते उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक रूप न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।
10 नवंबर 2018 को उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 14 नवंबर 2018 को उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में सीजे गोविंद माथुर ने नागरिक स्वतंत्रता संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत डॉक्टर कफील खान की नजरबंदी और यूपी सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए नेम एंड शेम के बैनर हटाने के लिए दिए गए फैसले शामिल हैं। माथुर ने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएए विरोधी प्रदर्शनों में हुई हिंसा के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश भी दिया था। वहीं कोविड के दौरान उनके बेंच ने प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए स्वतः संज्ञान लेने के आदेश पारित किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ कोर्ट्स दिस वीक में इतना ही। नमस्कार।